नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की कंपनी है इको रिसाइकलिंग लिमिटेड और ये कंपनी अपने आप में एक अनूठी कंपनी है। वो इस कारण से कि ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग की ऑर्गेनाइज सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है, सबसे पहली कंपनी है और साथ ही साथ बीएसई में लिस्टेड भी एकमात्र ई वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी है ये। आज की वीडियो में जानेंगे इस कंपनी के इतिहास के बारे में, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, ई वेस्ट रिसाइकलिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में और साथ ही साथ कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस तो जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि क्या इस भाव पे ये कंपनी निवेश लायक है या नहीं। तो सबसे पहले कंपनी के इतिहास के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग इस कंपनी का इतिहास है और इसको शुरू किया एक एंटरप्रेन्योर श्री बीके सोनी ने, जो अब इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। उस समय जब इन्होंने कंपनी 1994 में स्टार्ट की तो इस कंपनी का नाम इन्फोट्रैक सिनकॉम हुआ करता था और ये शुरू में कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड काम किया करती थी। धीरे धीरे इस कंपनी ने कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लेने शुरू किए और उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए भी सॉफ्टवेयर की कुछ स्टूडेंट्स के लिए सीडी बना के डिस्ट्रीब्यूट की। इसके बाद 2005-06 में इन्होंने अपने यहाँ एक रिफर्बिशिंग डिवीज़न शुरू किया और ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की ट्रेडिंग किया करते थे और उनमें से कुछ बेटर क्वालिटी के कुछ प्रोडक्ट अगर इनके हाथ लगते थे तो उसको रिपेयर, मेंटेन, रिफर्बिश करके आगे भेज दिया करते थे। बाद में 2010 से इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर जो करंट नाम है वो इको रिसाइकलिंग लिमिटेड कर दिया और 2005-06 में जो इन्होंने रिसाइकलिंग की यात्रा शुरू की वो आज तक जारी है। तो अब जानते हैं कि विश्व में ई वेस्ट मार्केट की क्या स्थिति है। तो देखिए, जो वर्ल्ड में ई वेस्ट का मार्केट है ये लगभग 15 से 15.7% की दर से साल दर साल बढ़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2032 तक, 2032 तक ये 245 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट हो जाएगा और रुपयों में इसको कन्वर्ट करें तो 2 लाख करोड़ का मार्केट हो जाएगा। इसका कारण ये है कि पहली चीज़ तो लाइफ स्पैन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वो कम हो गया है। इसका कारण ये है कि जो टेक्नोलॉजी में रैपिडली एडवांसमेंट हो रहा है उसके कारण जो पुराने तरीके के टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो गई है और वो पुराने जो सामान आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदे थे, मान लीजिए आपने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव खरीदी या आपने कोई एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ड्राइव खरीदी पुरानी टेक्नोलॉजी की, तो आज की टेक्नोलॉजी के साथ, आज की कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपके लिए इकट्ठा होता जा रहा है। एक और कारण जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो रही है, वो आपकी चॉइस है। आप अपने मोबाइल को जितना जल्दी बदलते हैं उतना ही आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप जनरेट कर रहे हैं। एक अन्य कारण जिसकी वजह से विश्व का रिसाइकलिंग बाज़ार, ई वेस्ट रिसाइकलिंग बाज़ार बढ़ रहा है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कंपोनेंट्स हैं इनमें भरपूर मात्रा में कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर जैसे एलिमेंट्स का उपयोग होता है और कोई भी इकोनॉमी ये नहीं चाहेगी कि इनका अंधाधुंध दोहन वो अपने यहाँ से करे या उसको इंपोर्ट करे। हर इकोनॉमी ये चाहती है, हर सरकार ये चाहती है कि इनकी रिकवरी हो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से और उसके बाद इन्हीं जो रिसाइकल्ड जो मेटल है इसको वापस जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो नए बन रहे हैं उनमें इस्तेमाल किया जाए। भारत के मार्केट की बात करूं तो भारत का मार्केट विश्व के मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। विश्व का ई वेस्ट मार्केट जो 15.7% साल दर साल के हिसाब से बढ़ रहा है, जबकि भारत का जो मार्केट है वो 25% CAGR यानी साल दर साल 25% से बढ़ रहा है। उसका कारण ये कि हमारा जो फोकस है, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और तेज़ी से हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और गवर्नमेंट का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी है और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें बहुत सारा इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिसाइकलिंग के वैसे तो कई फ़ायदे हैं, लेकिन एक जो मेजर फ़ायदा है वो ये है कि इसमें से जैसे मैंने बताया गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और कुछ एक्सटेंट तक जो रेयर अर्थ मटेरियल है उनकी रिकवरी संभव होती है। इसके साथ ही साथ इनमें कुछ हैजार्डस मटेरियल होते हैं, तो अगर इनको वैसे ही यानी मिट्टी में ही दबा कर या किसी कचरे में डाल के इनको डंप कर दिया जाएगा तो लेड, कैडमियम और मरकरी जैसे जो विषैले पदार्थ हैं वो मिट्टी में और पानी में जाके ह्यूमन और एनिमल लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस कारण से भी ई वेस्ट रिसाइकलिंग का
महत्व विश्व में और भारत में बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं इस कंपनी की। तो देखिए ये जो कंपनी है ये एंड टू एंड रिसाइकलिंग का काम करती है, यानी कि ये सोर्स करती है, इसके बाद इसको सॉर्ट करती है, जो कचरा आता है ई वेस्ट कचरा उसको सॉर्ट करती है, इसके बाद डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग करती है और उसके बाद हैज़ार्डस वेस्ट का डिस्पोजल भी करती है। तो एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं कि आखिर ये क्या है। तो देखिए पहली चीज़ ये कि ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स के थ्रू ये सोर्सिंग और कलेक्शन करती है। अब ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या हुआ, देखिए एक फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स हुआ जहाँ पर आपने कोई चीज़, किसी मैन्युफैक्चरर ने कोई कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सपोजिंग मोबाइल बनाया, मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरर से जाकर वो आप तक यानी एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। रिवर्स लॉजिस्टिक इसका उल्टा है कि आपने वो जो मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद आपने किसी रिसाइकलिंग कंपनी को दिया और वो जो रिसाइकलिंग कंपनी है ना वो उसको डिसमेंटल करके उसके जो पार्ट्स हैं, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो केबल है, चाहे उसमें पीसीबी जो सर्किट बोर्ड है वो, और वो वापस उस मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा देती है जिसको रिसाइकलिंग के थ्रू, जिससे वो उसी चीज़ को वापस इस्तेमाल कर सकते। मतलब आपका मोबाइल जो है ना एक तरीके से दूसरे फॉर्म में वापस मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच गया। तो ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स या उल्टा लॉजिस्टिक्स है। तो ये सब ये करते कैसे हैं, तो जो बिजनेसेस हैं इनसे तो इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, और आप और हमारे जैसे जो कस्टमर्स जो अपने ई वेस्ट को डिस्पोज करना चाहते हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज करना चाहते हैं, वो इनका एक ऐप है, वो वहाँ पर जाके इनको बता सकते हैं। तो ये आपकी कन्वीनियंट जो टाइम है उस पर आपका ई वेस्ट ले जाएंगे, लेकिन आपको इसके बदले में वो कुछ पैसा नहीं देंगे, बल्कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन ही देंगे। इसके बाद ले जाने के बाद ये इसको सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मान लीजिए हार्ड डिस्क है, मान लीजिए एक LCD आपने लैपटॉप दिया, उसमें हार्ड डिस्क आपकी ठीक है, आपकी जो डिस्प्ले है LED डिस्प्ले जो आता है, LCD डिस्प्ले जो आता है वो आपका अच्छा है, आपकी रैम उसमें ठीक है, और इसमें और कोई ऐसे पार्ट जो यूज़ होने लायक हैं उनको ये निकाल लेते हैं। निकालने के बाद कुछ चीज़ें जो है उनको रिपेयर करके, या तो जो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं उनके यूज़ के लिए दे देते हैं, या फिर उनको डायरेक्टली रिफर्बिश करके ये आगे बेच देते हैं। फिर क्या है, जो बाकी जो ऐसे पार्ट होते हैं जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई, जो रीयूजेबल नहीं होते, उनको ये क्या करते हैं अपनी फैसिलिटी में लाते हैं, प्लास्टिक अलग करते हैं, ग्लास अलग करते हैं, और जैसे मान लीजिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसको अलग करते हैं, केबल्स वगैरह को अलग करते हैं, और उनको अलग अलग श्रेडिंग करते हैं, मतलब उनको तोड़ते फोड़ते हैं, और इस तरह के जो सामान अलग अलग हो गए उसके बाद उस स्क्रैप को ये बेच देते हैं। उसमें से अगर कोई हैज़ार्डस मटेरियल होता है तो वो हैज़ार्डस मटेरियल को ये कुछ ऑथोराइज तरीका, जो गवर्नमेंट का एक प्रेस्क्राइब तरीका है, उस तरीके से ये उसको डिस्पोज ऑफ भी कर देते हैं। तो एक जो इनका बिज़नेस आता है जिससे लगभग 75% इनका बिज़नेस आता है वो तो ये रिसाइकलिंग वाले काम से आता है। दूसरा जो इनका बिज़नेस आता है वो डेटा डिस्ट्रक्शन से। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक बैंक है या NBFC है, तो वो बैंक और NBFC के पास बहुत सारा डेटा होता है, वो कस्टमर का डेटा भी होता है और आपका खुद का प्राइवेट डेटा भी होता है। तो हालांकि ये जो डेटा से रिलेटेड इशू है ये सारी कंपनीज़ के साथ वैलिड है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वैलिड है, क्योंकि उनका खुद का भी डेटा होता है, वो सारा काम जो है कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगा कि मेरा डेटा, अगर मान लीजिए कोई हार्ड डिस्क निकाल के किसी दूसरे को ये कंपनी बेच दे, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो पुराना लैपटॉप है वो इनको अगर दे दिया और इन्होंने वो हार्ड डिस्क निकाल के किसी अन्य व्यक्ति को रिपेयर करके बेच दिए, तो हो ये सकता है कि उस कंपनी का डेटा लीक हो जाए। तो इसके लिए ये क्या है, एक स्पेशल इन्होंने फैसिलिटी बनाई इस टेंशन को दूर करने के लिए। तो ये उसके प्रेमाइसेस में जाके, ये उस कंपनी के जो प्रेमाइसेस में जाके ये डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो होता क्या है कि पहली बात तो इनके पास एक ब्लैंको करके एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा डिलीशन में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो उसके थ्रू पहले तो ये उस डेटा को डिलीट करते हैं, और उसके बाद उस जो हार्ड डिस्क वगैरह है उस
का एक सीरियल नंबर भी नोट होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसको डीगॉसिंग करते हैं। अब ये डीगॉसिंग का मतलब क्या हुआ? डीगॉसिंग का मतलब ये हुआ कि ये उस हार्ड डिस्क को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू गुजारते हैं। तो हार्ड डिस्क की में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके कारण डेटा उसमें स्टोर होता है, वो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण डिस्टर्ब हो जाता है और डेटा जो है ना वो अनयूजेबल हो जाता है। उसके बाद ये तीसरा स्टेप लेते हैं और वहाँ पर अपनी जो फैसिलिटी होती है वहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव्स और इस तरीके जो मेमोरी के जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनको ले जाके वो श्रेडिंग कर देते हैं। तो कम्प्लीटली इस बात से ये इस तरीके से पूरी प्रोसेस करने से ये बात इंश्योर हो जाती है कि कोई भी डेटा जो है ना वो किसी पर्टिकुलर कंपनी का किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो भी डिवाइस है हार्ड डिस्क ड्राइव है तो उसका सीरियल नंबर कैप्चर करते हैं। एक उस जो प्रोसेस हो रही है जिसमें डेटा जो है वो डिलीट हो रहा है, इसकी सीसीटीवी फुटेज रखते हैं और साथ ही साथ ऑडिट ट्रेल भी रखते हैं। यानी कि कभी ये ऑडिट आए कि भाई ये डेटा एक्चुअली डिस्ट्रक्ट आपने किया या नहीं किया, वो भी ऑडिटेबल हो सके। इसके बाद जब डेटा डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो वो जो कंपनी है जिसका डेटा ये इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है उसको एक ये सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो इस तरीके जो काम है उसमें जो इनके मेजर क्लाइंट्स हैं वो बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं और साथ ही साथ बहुत सारी एमएनसीज भी हैं। इनके रेवेन्यू सेगमेंट की बात करूं तो मेजर इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का इकट्ठा करके, उसको सॉर्ट करके, उसको डिसमेंटल करके और उसके बाद उसकी रिसाइकलिंग करके। तो लगभग 75% रेवेन्यू इनका आता है वहाँ से। फिर जो डेटा डिस्ट्रक्शन का मैंने आपको बताया वहाँ से इनका रेवेन्यू लगभग 9% आता है। इनका एक तीसरा रेवेन्यू सेगमेंट है जहाँ से इनको 14% रेवेन्यू आता है, वो है एनवायरमेंटल कंसल्टिंग से या ये कहें ईपीआर से। तो वैसे तो हम ईपीआर के बारे में पिछले वीडियोस में कई बार बता चुके हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपको इस बारे में बता देते हैं कि ईपीआर का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि सरकार ने प्रोड्यूसर्स पर एक जिम्मेदारी ला दी है कि भाई अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, कब? यानी उसके डिस्पोजल के समय, यानी जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए उस प्रोडक्ट की, तो अगर उसको डिस्पोज प्रॉपरली नहीं किया गया तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपकी ये एक्सटेंडेड जिम्मेदारी है कि आप इसको रिसाइकल करें। अब पूरा 100% रिसाइकल करना तो संभव नहीं होता, तो सरकार ने ये कह रखा है, मान लीजिए आपने 100 चीज़ प्रोड्यूस की, फॉर एग्जांपल 100 मोबाइल प्रोड्यूस की, तो आप 30 का रिसाइकिल करिए, ठीक है। अब वो करना ज़रूरी है। अब जो मोबाइल कंपनी मान लीजिए है, उसका काम तो मोबाइल बनाना और मोबाइल को मार्केट करना है, वो कहाँ इस झंझट में पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं, इनके पास आते हैं, इनका काम ही रिसाइकलिंग करना है। तो इन्होंने जितनी रिसाइकलिंग की उसके बिहाफ पे ये एक सर्टिफिकेट देते हैं किस कंपनी को, उस मोबाइल वाली कंपनी को एक सर्टिफिकेट देंगे कि भाई इन्होंने जो है ये अपना कोटा जो 30% कोटा है ना, ये इन्होंने पूरा कर दिया। और इसके बदले में जो इको रिसाइकलिंग लिमिटेड है वो उससे पैसे ले लेती है, किससे? मोबाइल कंपनी से। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए जैसे कार्बन क्रेडिट का जो धंधा है, सेम धंधा है ये यहाँ पर भी है। अब इनकी फैसिलिटी की बात करूँ तो इनकी मुंबई फैसिलिटी जो है उसमें 31200 31,200 मीट्रिक टन पर एनएम की रिसाइकलिंग कैपेसिटी है। पैन इंडिया इनका लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है, 1000 से ज़्यादा इनके कलेक्शन पॉइंट्स हैं। और जैसे मैंने बताया एक इनका ऐप है जिसके थ्रू आप लोग भी, अगर आपको फ्री में अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इस कंपनी को देना है तो आप दे सकते हैं। स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड ई वेस्ट कंपनी में लीडर है, मार्केट लीडर है ये। फिर लार्ज टेलवेंट सेक्टर है क्योंकि सरकार का भी बड़ा जोर है रिसाइकलिंग के ऊपर, क्योंकि इससे जो है प्रेशियस मेटल्स की काफ़ी बचत होती है और पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचती है, पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है। इस कंपनी की वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस तो ये कहें कि सोसाइटी की वीकनेस है कि सोसाइटी अभी ई वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है और इनके पास, सोसाइटी के पास जो भी ई वेस्ट होता है उसको या तो कूड़े में फेंक देते हैं या इधर उधर डंप कर देते हैं। उसके कारण जो ई वेस्ट इनके तक पहुंचना चाहिए और वापस वो सर्कुलर इकोनॉमी में आना चाहिए तो वो आ नहीं पाता है और इसके कारण जो ई वेस्ट का बाज़ार है वो बढ़ नहीं पाता। और जो दूसरा है वो ये है कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो हैं वो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे, वो
एक लोकलाइज प्लेयर्स हैं जो इनके लिए कंपटीशन का काम करते हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो 1133 करोड़ का यानी 1133 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 30.5% है। डेट टू इक्विटी नील है, ज़ीरो है डेट इनके ऊपर। पी इनका 50% है। 3 साल की सेल 42% बढ़ी है। जो प्रॉफिट है वो 3 साल में 72% बढ़ा है, 72% बढ़ा है। एक दो चीज़ें मैं आपको आपके नोटिस में डालना चाहता हूँ। कई बार इनके पिछले सालों में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो या तो ज़ीरो हैं या नेगेटिव है। हालांकि मार्च 2025 का जो इनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है। इस पर प्रमोटर के पास 73.35% है, एफआईआई के पास 0.93% है, डीआईआई के पास 0.17 है और पब्लिक के पास 25.55% है। तो देखिए ऑल इन ऑल कंपनी जो है वो बड़ी अच्छी लगती है, ग्रोथ वाली कंपनी है, सेक्टर के टेलविंड्स हैं, प्रमोटर के पास बहुत अच्छा होल्डिंग है। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये डेट फ्री कंपनी है, लेकिन फ़िलहाल इस कंपनी का जो पी है ये 50 का है। तो देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप शेयर हाइप में लेंगे या भाव देख के नहीं लेंगे या प्रॉपर वैल्यूएशन पे नहीं लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उसमें कमाएंगे। आप हो सकता है कमा भी लें, लेकिन आप लंबे दौर पर बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। शेयर में मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के इस बारे में कोई फ़ैसला लें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।